हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे हिंदुस्तान की शक्ल से। अपने न्यूक्लियर साइट बचा पाए इस अटैक के बाद? मेरा ख्याल है कि अगर मुसलमान सारे मुत्तहिद हों तो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो मुश्किल लगता है। मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान तो खुद 72 फिरकों में बटे हुए हैं। ये अहले तुशी मुल्क है, अहले सुन्नत वाले कहेंगे अच्छा हो गया जी सही है, लेकिन यही तो हमारा मसला है। यही चीज तो बटे हुए हैं ना। हाँ जी, यही चीज खत्म हो गई तो उसके बाद ये सारा कुछ होगा ना। आपको क्या लगता है अरब ईरान के साथ खड़े हैं आज? नहीं, अरब तो कभी नहीं खड़ा, कभी भी नहीं खड़ा होगा। अमेरिका का वो आया सदर डोनाल्ड ट्रंप आया, जी, हाँ। उन्होंने जैसे वेलकम किया सबको पता है, हाँ। तो वो कभी भी ऐसा दिया भारत और इसराइल का और अलर्ट किया मुस्लिम उम्मा को और ये कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तो उसमें सिग्निफिकेंट है। सेठ साहब, ये खतरा वाकई है पाकिस्तान को? देखिए, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान विल, भारत बेशक 100 एक तरफा फैसले कर ले, मगर उससे हकीकत कभी नहीं बदलेगी। मेरे भाई और बहनों, इस खत्ते में दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क पाकिस्तान है। ऐसा नहीं होगा कि वो ईरान के साथ खड़े हों। पाकिस्तान भी सिर्फ मजम्मत ही कर सकता है, और क्या करना है इन्होंने। क्यों हम मुसलमान इतने क्यों कमज़ोर हैं कि हम जो है पड़ोसी मुल्क अगर मुस्लिम है और अगर उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हम कहते हैं कि गलत है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दुनिया कहती है कि ईरान के अंदर पास हिजबुल्ला है, ईरान के पास हमास, और इसराइल कहता है मुझे ख़तरा है, और दुनिया को बताता है कि ईरान के पास एटम बम आ गए ना तो भाई पूरी दुनिया को वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज भी उनके एक नुमाइंदे ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम किसी के हुक्म के पाबंद नहीं हैं, हम अमेरिका के हुक्म के पाबंद नहीं हैं, हमारा जब दिल चाहेगा हम हमला करेंगे। तो उन्होंने ये बयान दिया, आगे से अमेरिका ने बयान दिया कि हम भी अगर आप इसराइल पे हमला करेंगे तो हम आप पे हमला करेंगे। जब भी बात गैर मुस्लिम की आती है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। हाँ। उनको वहाँ पे अब फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो उनको नज़र नहीं आता। अब इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वो जहाँ पे भी जाएँ वो कहते हैं इंसानी हकूक़ की सबसे पहले बात होनी चाहिए। तो ये इंसान नहीं है। ईरान पे जो हमला हुआ, जो सिविलियंस पे अटैक हुआ, तो वो भी तो आखिर इंसान। अब ईरान के अलावा पाकिस्तान भी ज़ेर बहस दुनिया में इसलिए है कि हमने कल एक क्लिप चलाया बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसमें वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला ख़तरा हो सकता है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार खित्ते में कशीदगी पाकिस्तान का किरदार अहम। अभी नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें नेतन्याहू ने कॉल की है और उन्होंने उनको ब्रीफ किया नेतन्याहू ने जो भी सिचुएशन इस वक्त खित्ते में है, और नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से अपने कंसर्न्स शो किए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके अमन को इस खित्ते में वापस लौटाया जाए। ख़ुद मोदी साहब किस रास्ते पे चल रहे हैं और इसराइल को वो मशवरा दे रहे हैं कि खित्ते में अमन लाया जाए। तो अजीब सी बात है, और ख़ास तौर पे इस वक्त ये ईरान को भी याद रखना चाहिए कि इंडिया वो मुल्क है, उनका बहुत दोस्त है, उनके साथ बहुत मुआहदे हैं उनके, लेकिन इंडिया ने मजम्मत नहीं की इसराइल ने जो हमला किया ईरान पे, लेकिन पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप ने की है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान। जी, मगर मेरा मतलब क्या था, आज थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। देखिए, 2011 में मेरा ख्याल है ये नेतन्याहू ने ये बयान दिया था जो आपने भी सुनाया और आज लोग सुना रहे हैं कि ईरान से खतरा है और पाकिस्तान से खतरा है। ईरान से ये खतरा है कि वहाँ एक इस्लामिक रजीम है, रेडिकल किस्म की इनकलाबी, जो कि शायद नुकसान दे सकती है हम लोगों को। और पाकिस्तान में ऐसे है कि वहाँ अगर इस्लामिक रजीम आ जाती है और उनके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर हमें खतरा होगा। अभी तो नहीं है मगर आ सकती है। अच्छा, अब क्यों आ सकती है? अब थोड़ा सा याद करें कि ये उस वक्त की बात है जब आपने याद है आपको कि वो तालिबान हमला कर रहे थे और हमारे यहाँ भी रिपोर्टें आ गई थी कि वो कह रहे हैं कि अटक तक पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद टेक ओवर कर लेंगे। जी, नॉन मुस्लिम को बचाने के लिए आप कहते हैं ट्रंप आ जाता है, क्योंकि ट्रंप उसी कंट्रीज को के पास जाता है जिसके साथ उसका इंटरेस्ट हो या उसका अलाय हो। तो हमारा तो सरदार फिर सऊदी अरेबिया क्यों बचाने नहीं आ रहा? फिर बस ऐसा ही है। अभी वो अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है
और सऊदी और अमेरिका एक ही अपना है। सारे बेनिफिट देख रहे हैं ना कि जिन्हें जिधर से बेनिफिट मिलता है वो अपना देख रहा है बस। सर आपको नहीं लगता कि ईरान इंटरनली बहुत वीक हो चुके हैं कि इसराइल इतना कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं छोड़ेगा? ऐसे लगता है पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एक इसराइल फ़लस्तीन के सॉरी आए थे, उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं रहा, वो उनके मुल्क में आए हैं, ईरान में आए हैं, उन पे हम अटैक हुआ है और उनको उन्होंने शहीद किया है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें जिस मुल्क में कोई दूसरे मुल्क का इंसान सेफ़ नहीं है तो वहाँ पे कैसे वो अमन की बात कर सकते हैं या कह सकते हैं कि वहाँ पे आके हम कुछ भी पॉसिबल नहीं है या जो भी है। लेकिन मेरे ख्याल से ईरान पे वो जैसे ही हमला करते हैं वो उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अटैक करते हैं। सर उनकी मतलब कि है कि इसको जाहिर है थोड़ा सा डाइवर्ट करे उस अपनी मौजूद सपोर्ट से। भी चाहिए ना ग्लोबली हाँ, नेतन्याहू जाहिर है, को। हाँ। हाँ इंटरनेशनली उसको जो है सपोर्ट भी चाहिए कि बहाना बनाना चाहिए ना, बहाना नहीं हो गया तो कोई अटैक कैसे कर सकता है किसी मुल्क के उस पर, हाँ। डिफेंस पे। ठीक है। तो अभी वो बहाना तो जाहिर है बनाना सियासी बयान है, अभी वो उसका जवाब ही देखते हैं ईरान का। बिल्कुल ऐसा, ये एक दूसरे की दोनों बहनों की तरह ही हैं। भाई क्या थे आपने बहनों बहनें की तरह बना है, दिया। लेकिन ये जो है इंडिया और ये बहन भाइयों की तरह है। बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही सोच रखते हैं। और दूसरा ये कि ये तो लिखी पड़ी जाहिर सी बात है, इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, ठीक है। हाँ। तो अब भी जाहिर बात है उसके जो भी रास्ते में आएगा, चाहे वो ईरान, इराक, लिबिया, सीरिया या है अफगानिस्तान, हाँ, एक ही पट्टी पे हैं ये सारे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मौका मिलेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सर आप इसराइल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसके लिए हमें भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक ब्लॉक बनाना चाहिए, आपस में इत्तेफाक रखना चाहिए। ठीक है, आपको इस हमले के बाद अपनी आर्मी की कदर आई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा हमें भी आर्मी का ये जो अभी इंडिया पे हमने बैक हमला किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन आर्मी इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी वो जो परफॉर्मेंस है आर्मी को देनी चाहिए, खैर वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा। स्टेटमेंट्स बहुत गहरी निगाह से देखी जा रही हैं, इसराइल की तरफ से आ रही हो या ईरान की तरफ से। और सेठी साहब, इसमें जो ईरानी वजारत ख़ारजा है उन्होंने अमरीकी पॉलिसी को और मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्हें तरगीब दी जा रही है उसको दोगली पॉलिसी का है कि एक तरफ आप इसराइल की मदद कर रहे हैं हमलों में और दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं हमसे बात करें। सो फ्यूचर क्या है उन मुज़ाकरात का, जोहरी मुज़ाकरात का? क्या ईरान विड्रॉ कर जाएगा और इसराइल क्या फर्दर अटैक करेगा? क्योंकि ईरान कह रहा है कि एक बार फिर सख्त जवाब दिया जाएगा अगर इसराइल ने दोबारा एस्केलेशन की। देखिए ना, ये जो राउंड होने जा रहा था ये छठा राउंड था और 5 राउंड्स के अंदर रत्ती भर प्रोग्रेस नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की मोहलत दी थी कि 60 दिन के अंदर अंदर ये कोई सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो हम फिर इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 61st डे को इसराइल ने अटैक कर दिया। इसका ये मतलब है कि इसराइल एंड अमेरिका इकट्ठे थे इस सब चीज के अंदर। 60 डेज में तैयारी करनी थी जो रह गई थी छोटी मोटी, टू डू वॉट एवर दे वांटेड टू डू, रेडिकल किस्म की इनकलाबी जो कि शायद नुकसान दे सकती है हम लोगों को। और पाकिस्तान में ऐसे है कि वहां अगर इस्लामिक रेजिम आ जाती है और उनके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है तो फिर हमें खतरा होगा। अभी तो नहीं है मगर आ सकती है। अच्छा, अब क्यों आ सकती है? अब थोड़ा सा याद करें कि ये उस वक्त की बात है जब आपने, याद है आपको कि वो तालिबान हमला कर रहे थे और हमारे यहाँ भी रिपोर्टें आ गई थी कि वो कह रहे हैं कि अटक तक पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद टेक ओवर कर लेंगे। जी बिल्कुल। और उस वक्त जेन्युइनली इंटरनेशनल कम्युनिटी परेशान हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये इस्लामिक रेडिकल्स जो हैं, ये तालिबान जो हैं, ये स्वात में से हट के आगे आ रहे हैं। अब तो केपी को भी ओवररन कर लेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये बातें शुरू हो गई थी उस वक्त। तो मेरा ख्याल है ये उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जेन्युइनली दुनिया परेशान हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है। बट मेरा ख्याल है कि उसके बाद इजराइल ईरान के बढ़ते संघर्ष के चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ती जा रही है और यह भारत के लिए भी बड़ी चिंता का सबक बन सकती है। विशेष रूप से कच्चे तेल का आयात के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियां नजर आ रही हैं और एक जहां इस टेंशन के चलते क्रूड ऑयल प्राइस में लगातार इजाफा हो रहा है तो वहीं सप्लाई चेन साबित होने की आशंकाओं में चिंता और भी इजाफा कर दिया है। हॉर्मुज़ जलवायु जलमार्ग को दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग भी है, जिसमें किसी भी तरह की रुकावट भारत के तेल का आयात में समस्या पैदा कर सकता है। यही नहीं, कच्चे तेल की बढ़ती
कीमतें देश के पेट्रोल डीजल के भाव पर असर डालकर महंगाई में इजाफा करने वाली साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा ये मुसीबतें बढ़ाने वाला इजराइल और ईरान के बीच में जंग चलती बढ़ती टेंशन इस बार न केवल एशियाई बल्कि भारत जैसे को भी प्रभावित करने वाली साबित हो सकती है। ग्लोबल चिंता की प्रमुख वजह से होर्मुज़ जलमंडल इसी तेल मार्ग के जरिए दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल गुजरता है। खास बात यह है कि भारत भी अपने कच्चे तेल को 2/3 से अधिक आयात इसी सामग्री के माध्यम से करता है। ऐसे में अगर होर्मुज़ जलमुथल को बंद किया जाने की अटकलें सही साबित होती हैं तो बड़ा झटका हो सकता है और क्रूड ऑयल सप्लाई बढ़ती हो सकती है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि ईरान के लिए होर्मुज़ जलमंडल को पूरी तरह से बंद करना लगभग असंभव है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने।